हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक है जो आपको करना है। तो उससे पहले हम कर चुके हैं अब तक मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, और उससे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कर चुके हैं। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन लॉ लास्ट वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, यहाँ पे आते हैं मेन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट E1 E2 E3 EN अप टू EN जो भी है आपके इवेंट्स है कोई भी, ठीक है, सैम्पल स्पेस के कुछ इवेंट्स हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी ही आएगी। जीरो नहीं कहेंगे, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी। 1/2 1/3 1/4 किसी की कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से लेट ए बी द एनी आर्बिट्ररी इवेंट एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। यानी कि एक ए कोई भी इवेंट है जो एसोशिएट करता है एस से, देन पी ऑफ ए कैन बी रिटन एज पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 पी ऑफ ए बाई E2 प्लस एंड सो ऑन अप टू पी ऑफ EN पी ऑफ ए बाई EN। अब ये तो मैंने रीडिंग करके बता दी। अब इसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ध्यान से। हमारे पास सपोज बैग है, कोई एक बैग है, बैग के अंदर अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। सपोज रेड कलर की बॉल है, ब्लैक कलर की बॉल है और येलो कलर की बॉल है, ठीक है। रेड ब्लैक येलो 3 कलर की बॉल है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको एक बॉल निकालनी है सपोज, ठीक है। बॉल निकालनी है, बॉल निकाल के और साइड में रख देनी है, या जैसे भी आपने कुछ किया उसका, ठीक है। वापस रख दी या फिर नहीं रखी तो कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा। फिर सेकंड अटैम्प्ट भी करना है आपको, सेकंड और काम करना है। मतलब फर्स्ट टाइम आपने कोई भी एक बॉल निकाली, उसका कलर हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड फिर हमें एक और बॉल निकालनी है। फर्स्ट निकालने के बाद कुछ किया हमने, उसको रखा साइड में या नहीं रखा, जो भी किया, उसके बाद हमने सेकंड एक और बॉल निकालनी है, और वो हमें मान लीजिए ये कहा जाए कि प्रूव दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल नाउ ड्रॉन विल बी रेड। यानी कि फिक्स कर दिया कि जो सेकंड बॉल निकलेगी वो हमें पता है कि फिक्स है कि रेड होनी चाहिए, फर्स्ट का मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेकंड बॉल मैं कह रहा हूँ रेड का, दैट इज़ ए, ये ए बोला जाएगा इसको, ठीक है। ए बोला जाएगा। कैसे आएगा, इसमें हमें टोटल करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सब केसेस लेने पड़ेंगे। अब सब केसेस का मतलब मेरा क्या है, जैसे मैंने आपको याद करो स्टार्टिंग में बताया था, रेड ब्लैक और येलो 3 कलर की बॉल थी, ठीक है। तो पहला आप क्या करेंगे, आप इसमें टोटल सारे केस बनाएंगे जिस केस में ये हो सकता है। यानी कि आप देखें तो आपके पास 3 कलर की बॉल है, तो ये 3 केस बनेंगे। कैसे, फर्स्ट में आपने मान लीजिए रेड निकाली है, ठीक है। पी ऑफ E1 मैं रेड को कह रहा हूँ सपोज, पी ऑफ ए बाई E1, ए मैंने आपको बता दिया, सेकंड बॉल जो निकाली है सेकंड नंबर पे वो रेड है, ठीक है। और गिवन दैट E1 पहले हो चुका है, यानी कि फर्स्ट बॉल पहले रेड निकली थी, और फर्स्ट बॉल रेड निकलने के बाद ए यानी कि सेकंड बॉल भी रेड निकली होगी, ठीक है। या तो ये ऑप्शन होगा हमारे लिए कि फर्स्ट पे रेड निकली होगी लेकिन सेकंड तो रेड ही चाहिए, दैट इज़ ए कह रहा हूँ जिसको, ठीक है ना। तो सेकंड रेड चाहिए तो ए बाई E1। या का मतलब और का मतलब प्लस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या का मतलब और होता है, और का मतलब प्लस होता है, तो बीच में आ जाएगा प्लस। फिर क्या होगा, आपके पास ब्लैक कलर की भी बॉल थी, तो E2 सपोज सेकंड जो आपके पास जो बॉल है वो ब्लैक कलर की है। फर्स्ट बॉल जो निकली, देखिए फर्स्ट बॉल यहाँ पे रेड लिया है मैंने, यहाँ पे फर्स्ट बॉल ले रहा हूँ ब्लैक कलर की। E2 को मैं मान लीजिए ब्लैक कलर है, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए बाई E2, यानी कि ब्लैक कलर की बॉल निकल चुकी है, उसके बाद आपको ए निकालना है। ए वही सेम रहेगा तीनों केस में, जितने भी केस बनेंगे सब में ए वही रहेगा, ए कॉमन रहेगा सब में, ठीक है। तो सेकंड बॉल हमें रेड निकालनी है, फर्स्ट ब्लैक निकली थी वो हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड नंबर पे जैसे चलते आप आएंगे 2 के बाद, तो वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर, ठीक है। पहले हो जाएगा येलो, यहाँ पे E3 बन जाएगा क्योंकि ये तो एन टर्म के लिए है ना। तो आप बस अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 केस में हो जाएगा, तो 3 तक जाएगा ये, ठीक है। पी ऑफ E3 पी ऑफ ए बाई E3, ए बाई 3 का मतलब आपकी येलो बॉल फर्स्ट टाइम में निकल चुकी और आपने सेकंड बॉल रेड निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उन सबको हम टोटल कर देते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सेकंड बॉल रेड आ जाए, दैट इज़ पी ऑफ ए आ जाए,
ठीक है। तो इसको जो हमने किया है वो देखिए ध्यान से हमने ऐड किया है, टोटल किया है इन सब का। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती थी उन सब पॉसिबिलिटी को सोचते हुए आपको ऐड कर दिया है आपने, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड किया गया है। ये टॉपिक मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं जो है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम करते हुए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए ना कैसे? क्योंकि यहाँ पर है टोटल, और आपको पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस और डिवाइड में होता है टोटल केसेस। टोटल केसेस मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जितने भी बेस थ्योरम आगे मैं करने वाला हूँ, जो मैं आपको समझाऊंगा अभी बेस थ्योरम क्या होती है, तो उसमें हमें जो टोटल केस जो होता है, जो नीचे जो लिखते हैं, आपको पता होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऊपर होता है, नीचे टोटल केस होते हैं। तो टोटल केस की बात जब आएगी तो ये आपको सारे केसेस को ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम, BAYES थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? इसमें आपको क्या करना है, जैसे EI आप दिख रहा होगा आपको, EI अपॉन A, यानी कि आपको पता है अपॉन A का मतलब है A हो चुका पहले, हमें पता है E का A हो चुका है, हमें EI की प्रोबेबिलिटी निकालनी। EI मतलब E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, अगर आपको 1 के लिए निकालना है, E1 के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई E1 बाई A, तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1। ऐसे ही नीचे हो जाएगा टोटल, जो आप पीछे मैं बता चुका हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी का वाला केस था। ठीक है, तो ये होता है आपका बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम का कैसे आप समझेंगे इस चीज़ को, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ मेरी बात को सुनते जाना है, मैं जो बोलता हूँ। ठीक है, मेरा जनरली मैं क्लास में जब मैं टीच करता हूँ तो मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि क्लास में बच्चे मेरे सामने होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं एक लाइव एग्जांपल सेट कर देता हूँ जिससे उनको कंसेप्ट समझ में आ जाए। सपोज़ आप 3 स्टूडेंट हैं, ABC, 3 स्टूडेंट हैं, आप आपके 2 दोस्त हैं। ठीक है, आप तीनों क्लास में बैठे हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एक पेन की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने आप को A मान लीजिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो A मान लीजिए, आपके फ्रेंड दूसरे B है और एक C है। ठीक है, वो आप किसी और को भी आप इमेजिन कर सकते हैं। सपोज़ आप, मैं जो बोलता हूँ आपको याद रखना है, मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा कि ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है। तो मान लीजिए आपके पास 2 पेन है, आपके फ्रेंड जो B है, जो आपका फ्रेंड B है, कोई भी हो सकता है, उसके पास सपोज़ 3 पेन है, और आपका जो C फ्रेंड है उसके पास 4 पेन है। आपके पास 2 पेन, आपके फ्रेंड B के पास 3 पेन और आपके फ्रेंड C के पास 4 पेन है। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, मुझे आप तीनों में से किसी, मुझे एक पेन की ज़रूरत है सपोज़, और मैं आप तीनों में से किसी से एक पेन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें जो एक चीज़ कॉमन है, देखिए 3 दोस्त हैं आप ABC, वो उसमें देखिए तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन क्या है, आपका पेन। मुझे पेन चाहिए, जो पेन किसी का भी मिल जाए, ये नहीं है कि ABC किसी का भी हो सकता है वो, तो पेन ही है, तो पेन क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ डिनोटेड बाय XA। एक्स भी कह सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन करता हूँ मुझे X की आदत है, मैं X लेता हूँ, आप A भी कर सकते हैं, X भी कर सकते हैं। ठीक है, तो A जो है यहाँ पर मैं ले रहा, यहाँ पे देख रहे हो, ये है आपका जो कॉमन है। कॉमन क्या है, पेन कॉमन है, तीनों के पास पेन है, इसलिए कॉमन चीज़ हुई पेन। तो सपोज़ मैं ये कहा जाएगा आपसे कि जो टीचर है, जो मैं हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे पेन मिल गया, मैंने पेन ले लिया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम यू, मतलब मैंने जो लिया है ये पेन, ये आपसे लिया है, A से लिया है। सिंपल A से लेके चलते हैं क्योंकि आपको मैं कंसीडर करवा रहा हूँ A। ठीक है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये पेन आपसे लिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम डिनोट करेंगे A का मतलब मैंने बता दिया, जो कॉमन है दैट इज़ पेन। A तो है, A इज़ द इवेंट किसका, ऑफ गेटिंग ए पेन। ठीक है, A इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग ए पेन। ए पेन मिल गया, इसको A कहते हैं, वो चाहे किसी से मिला हो। तो मुझे निकालना है, आपसे मिला है मुझे वो। ठीक है, आप जो है उससे मिला है, आपको मैंने E1 नाम दे दूंगा, मैं आपका E1। ठीक है, E1 E2 E3 3 हो गए आपके दोस्त के लिए E2, और तीसरा दोस्त जो है C, उसके लिए E3। 3 केस हो जाएंगे इसमें। तो आपको निकालना है E1 अपॉन A, यानी कि आपने, फिर से बता रहा हूँ, A का मतलब पेन मिल चुका आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो ऊपर है, वो क्या है कि आपसे मिला है वो पेन। आपका जो है मैंने E1 कहा है आपके लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपसे पेन मैंने लिया है। तो ऊपर होता है फेवरेबल केस, नीचे होता है टोटल केस। टोटल केस कैसे करेंगे, पहले फेवरेबल समझ लीजिए। तो जैसा फेवरेबल ऊपर आएगा वैसा ही तीनों के लिए अप्लाई करना है, तो टोटल केस आ जाएगा।
ठीक है, जितने भी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं इसका फिक्स नहीं है। तो फेवरेबल केस कैसे निकलेगा? फेवरेबल क्या है कि मैंने आपसे पेन लिया, तो सबसे पहले मैंने आपको छांटा होगा, आपको सिलेक्ट किया, ठीक है ना, तीनों बच्चे बैठे हैं मेरे पास ABC, तो मैंने आपको छांटा, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखा जाएगा। मैंने आपको छांटा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा? 1/3। क्यों? 3 दोस्तों में से मैंने आपको छांटा है, दैट मीन्स 3 में से एक को छांटा तो 1/3 हो गया, आपका भी 1/3। अगर मैं आपके फ्रेंड B को छांटता तो भी 1/3, और आपके फ्रेंड C को छांटता तो भी 1/3 होता। ठीक है, तो P ऑफ E1 हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की, दैट इज़ 1/3 होगी इसकी वैल्यू, इनटू P ऑफ A/E1। देखिए अब फिर से वही बात है कि E1 का मतलब E1 मैंने छांट लिया, आपको छांट लिया, और A मैंने किसको कहा है? पेन को। तो आप जो मैंने आपको छांटने के बाद आपसे पेन लिया, दैट इज़ P ऑफ A/E1, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी एक ही है। E1 तो ये दिखाने का है कि भाई आपको मैंने छांटा, किसको छांटा वो है ये E1 तो, ठीक है। तो E1 आ जाएगा I की जगह पे यहाँ पे, और ऊपर आ जाएगा A, ठीक है। तो P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 डिवाइड बाय टोटल केस, क्योंकि टोटल नीचे तो टोटल सैंपल स्पेस ही होता है, तो उसमें क्या होगा? पहले आपका केस प्लस आपके B फ्रेंड का केस और आपका C फ्रेंड का केस, सेम वही जो ऊपर लगाया वही सेम देखेंगे, तो वो B के लिए भी लगाया है और C के लिए भी लगाया है। तो ये जो आंसर आएगा इसका, दिस इज़ द बेस थ्योरम, ठीक है, ये बेस थ्योरम इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.3 का, जो है बेस थ्योरम से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का है वो है टोटल प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे है, स्टेटमेंट देखिए। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बॉल निकाली और उसका कलर नोट कर लिया, एक बैग में रखी है, 5 रेड है और 5 ही ब्लैक है, एंड इज रिटर्न टू द अर्न, वापस बैग में रख दी। मोर एवर, यानी कि उसके बाद क्या किया, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। क्या किया, जिस कलर की बॉल हमने नोट कर लिया, पहले कलर कौन सा है, रेड थी या ब्लैक थी, हमने देख लिया, अच्छे से चेक कर लिया, और उसके बाद उसी कलर उसको बॉल को वापस रख देना, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लैक हो, वापस रख देनी है, और उसी कलर की 2 बॉल और आपको उस बैग में रख देनी है। सपोज आपने रेड कलर की बॉल पहली बार में निकाल ली, तो उसको वापस रख लेना बैग में, और उसके बाद 2 रेड कलर की बॉल और बैग में डाल देनी है। या तो ये केस बनता है फर्स्ट केस, या फिर बनेगा सेकंड केस। सेकंड केस का मतलब और आएगा, या तो सेकंड या फर्स्ट, या और का मतलब प्लस आएगा, ठीक है। तो फिर आएगा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, फर्स्ट बॉल हो सकती है आपने ब्लैक निकाली हो, तो ब्लैक कलर की जो बॉल है वो आपने वापस रख दी, और उस कलर की 2 बॉल ब्लैक कलर की और रख दी, ठीक है। इस तरह से करना है ना। अब आपको जो बॉल निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ रेड। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो अब आपने सेकंड नंबर पे बॉल निकाली है, फर्स्ट पे चाहे कोई भी हो, लेकिन सेकंड बॉल जो है दैट इज़ कॉमन, जो मैंने आपको पिछले पोर्शन में बताया अभी कि जो कॉमन है दैट इज़ कॉमन होगा, वो आपका हर एक में दोनों केस में आएगा सेम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए ज़रा, तो R1 इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट रेड बॉल, B1 इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट ब्लैक बॉल, R2 इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड रेड बॉल, यानी कि इन नेक्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ जो है उसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड का मतलब ये बॉल जो सेकंड यहाँ पे लिखा है मैंने रेड बॉल, ये आपका है उसके लिए कि नेक्स्ट ड्रॉ जो हमने किया है उसमें हमने सेकंड बॉल निकाली है वो रेड है। तो हमें फाइंड आउट करनी है रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसको देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है ये, मैंने अभी आपको समझाया है कैसे। पहले रेड निकाली, सपोज 2 इवेंट बनेंगे, दो केस बनेंगे, दोनों को टोटल कर देना, बस यही टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 यानी कि फर्स्ट बॉल रेड आई, फिर उसके बाद P ऑफ R2/R1। R2/R1 का मतलब हो गया R1 पहले हो चुका, यानी कि पहले हमारी रेड निकल चुकी, इससे ये पता लग जाएगा। फिर इस कलर की 2 बॉल और डाल दी थी रेड कलर की, अब हमें दूसरी बॉल निकाले वो भी रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है या का मतलब और प्लस, ठीक है, प्लस का साइन आएगा। या फिर हो सकता है फर्स्ट बॉल कैसी निकली हो, ब्लैक, ठीक है। फर्स्ट बॉल ब्लैक निकलने के बाद सेकंड बॉल तो हमें रेड ही चाहिए। देखिए इसमें भी R2 आएगा, इसमें भी R2 आएगा, कॉमन है, मैंने बताया था कॉमन दोनों में सेम आएगा। तो सबसे पहले P ऑफ R1 क्या आएगा, 5/10। फर्स्ट बॉल रेड निकलने की 5 रेड थी, टोटल 10 थी, 5/10। अब R2/R1 देखिए क्या है, 7/12। अब ये देखिए कैसे आया। अब इसकी स्टेटमेंट को अगर आपने ध्यान से देखा है दोबारा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास बुक है। आपने रेड कलर की बॉल निकाली है फर्स्ट में, इस केस की बात कर रहा हूँ, तो उसको वापस रख देना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और रेड कलर की 2 बॉल और रख देनी है बैग में। तो अब आपके पास टोटल जो रेड कलर की बॉल है वो कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 12, क्योंकि
10 तो पहले से ही थी, तो 2 रेड और ऐड कर दीजिए इसमें, तो टोटल 12 बॉल हो जाएंगी और रेड कलर की बॉल 7 हो जाएंगी, तो 7/12। ठीक है, R1 आ चुका है 5/10 और इसकी वैल्यू 7/12, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आ जाइए B1 की बात। B1 का मतलब फर्स्ट बॉल जो हमने निकाली है वो ब्लैक कलर की थी, तो 5 ब्लैक्स थी, टोटल ब्लैक बॉल्स थी, तो 5/10 हो जाएगा। अब हमें निकालना है फर्स्ट ब्लैक निकलने के बाद हमने क्या किया, ब्लैक बॉल को वापस बैग में डाला और उस 2 ब्लैक कलर की बॉल और डाल दी, तो ठीक है। लेकिन हमें जो निकालनी है वो रेड निकलनी चाहिए, तो रेड देखें कितनी होंगी, 7 नहीं होंगी अब की बार 5 ही है। क्यों, जो 2 बॉल एक्स्ट्रा हुई हैं दोनों केस में होंगी, इसमें भी होंगी और इसमें होंगी, बट इसमें कैसी होंगी, इसमें रेड कलर की होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी, इसमें जो होंगी इस केस में वो ब्लैक कलर की, क्योंकि जिस कलर की हमने बॉल फर्स्ट टाइम मान के चल रहे हैं, जैसे ब्लैक मान रहे हैं इसमें, तो ब्लैक कलर की बॉल ही 2 और डालनी है। ठीक है, तो यानी कि R2/B1, यानी कि रेड कलर की बॉल तो 5 ही रही है, टोटल 12 जरूर होंगी, तो इनकी वैल्यूज रख दी है। वैल्यू रखने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/2। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। जैसा देखा जाए तो मैंने वही केस आई देखिए जो अभी आपको समझाया था कि आपके 2 फ्रेंड और बैठे और आप बैठे हैं, 3 बच्चे हैं और उनसे मुझे पेन चाहिए, तो बात वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही केस है इसमें। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो मैं आपको कह रहा था 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे जितने भी ले सकते हो, यहाँ पे बैग है उस जगह पे, तो बैग को छांटने के बाद बैग में से एक बॉल निकालनी है। जैसे मैंने आपको कहा था एक बच्चे को छांट के और उससे पेन लेना है, वैसे ही यहाँ पर है कि एक बैग छांटना है पहले, 2 में से कोई भी एक, और उसके बाद उसमें से एक बॉल निकालनी है और बॉल जो है वो रेड कलर की होनी चाहिए। मैंने कहा था कॉमन चीज़ मिलेगी और उसको मैं, जैसे यहाँ पे मैंने बुक में आपने देखा था वो A था, यहाँ पे मैं X, मेरी आदत है X लेने की, तो जरूरी नहीं रट्टा नहीं लगाना, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट E डिनोट्स द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड F इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बैग, क्योंकि 2 बैग में से मुझे एक छांटना है। अब 2 ऑप्शन है, मुझे एक छांटना है, तो 1/2 हो गया, सीधा सी बात है ना। तो फर्स्ट बैग की जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E, मैंने E बोल दिया, इसको F बोल दिया, तो P ऑफ E हो गया 1/2, P ऑफ F भी 1/2, हाफ हो गया, 50-50। 2 बैग है भाई मेरे सामने, तो मैं इसको भी छांट सकता हूँ, इसको भी छांट सकता हूँ, 2 बैग रखे मेरे सामने जैसे मान लीजिए। और X जो है कॉमन चीज़ क्या है इसमें, रेड बॉल आनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट में से आए चाहे वो सेकंड में से आए, लेकिन रेड बॉल आए। तो जो चीज़ कॉमन है मैं पहले बता चुका हूँ, उसको X से डिनोट करते हैं। तो X/E का मतलब फर्स्ट बैग में से X का मतलब रेड बॉल, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालनी है। अब फर्स्ट बैग में जो रेड बॉल थी वो 4 थी, आप देख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट में, 4 रेड थी आउट ऑफ 8। ठीक है, टोटल 8 थी, 4/8 आ गया। इसी तरह से X/F का मतलब हुआ, F का मतलब है सेकंड बैग में से कैसी बॉल, X का मतलब रेड बॉल, तो सेकंड बैग में से रेड बॉल कितनी है, 2 है रेड बॉल अपॉन 8, 2/8। ठीक है, अब आपके पास 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज़ आपके सामने हैं। अब आपको फॉर्मूला जो अभी जो हमने बेस थ्योरम में किया था वो लगाना है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमें ये पता है कि वो रेड कलर की है, दैट इज़ X, हमें पहले से ही पता है, दैट इज़ नीचे आएगा X। जो चीज़ गिवन होती है, जो चीज़ ऑलरेडी पता होती है वो नीचे आती है, तो मुझे पता है कि रेड बॉल है, गिवन है, आपकी स्टेटमेंट में मैच कर लीजिए। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की फर्स्ट बैग में से निकली है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की फर्स्ट बैग में से निकली, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी को हमने E माना है इवेंट को, तो E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और X हमें पता है रेड कलर की है, तो E/X ये फॉर्मूला बन गया। तो ये सबसे पहले हम फेवरेबल केस करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फर्स्ट बैग को छाटा होगा और वहाँ से मैंने रेड बॉल निकाली होगी, तो P ऑफ E का मतलब फर्स्ट बैग छाटा, P ऑफ X/E का मतलब फर्स्ट बैग में से रेड बॉल छाटी। ठीक है, वही सेम, X का मतलब रेड बॉल है, E का मतलब फर्स्ट बैग से। ठीक है, ऐसे ही नीचे जो होता है वो आपको पहले बता चुका हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी का केस जो एज इट इज है, जो आप ऊपर किया अभी, प्लस सेम एज इट इज E के लिए किया वही F के लिए करेंगे, सेम वही कंसेप्ट। तो चारों के वैल्यूज़ आपके सामने हैं, चारों की वैल्यूज़ रख दी है, रखने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2/3। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑफ ए स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन द हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल। मतलब क्या हुआ, एक कोई कॉलेज है उसमें जो 60% बच्चे जो हॉस्टल के हैं और 40% बच्चे डे स्कॉलर है, मतलब डेली आते जाते हैं, डेली मतलब लोकल है, मतलब कहने का। Previous year results reports that 30% of all the students who reside in hostel attends A grade and 20% of day scholar attend A grade in the annual examination। क्या कह रहे हैं कि आगे एक रिपोर्ट पिछले सालों का जो देखते हैं, अगर रिपोर्ट देखें तो क्या रिजल्ट निकला है उसमें कि 30% जो बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं वो A ग्रेड ले लेते हैं
और जो लोकल बच्चे हैं, डे स्कॉलर मतलब डेली जो आ जाते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते, कहने का मतलब वो जो है उनकी जो प्रोबेबिलिटी, उनकी जो परसेंटेज है कि फर्स्ट ए ग्रेड आने की, वो है 20% है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ फर्स्ट ए ग्रेड, ही हैज़ एन ए ग्रेड, यानी कि ये गिवन है हमें कि वो ए ग्रेड आएगा, वो चाहे हॉस्टलर हो चाहे वो डे स्कॉलर हो। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम ए लिखते हैं या एक्स लिखते हैं, तो देख सकते हैं ए ग्रेड आना चाहिए चाहे कोई भी हो, तो दैट इज़ कॉमन है ए ग्रेड आना। ठीक है, तो ए ग्रेड को मैंने एक्स का नाम दिया है, आप देख सकते हैं सामने स्टेटमेंट आपके सामने है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर, आपका जो स्टूडेंट है वो हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ई मैंने डिनोट कर दिया एक हॉस्टलर का स्टूडेंट है, और एफ जो है वो डिनोट कर दिया कि एक डे स्कॉलर है, और एक्स जो है मैंने बताया था कॉमन है जो दोनों में, वो है ए ग्रेड आना। ठीक है, ई डिनोट्स द इवेंट दैट द स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड। अब हमें पी ऑफ ई चाहिए, पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर, हॉस्टलर कितने हैं 60%, 60% मतलब 60/100, 3/5। इसी तरह से 40% डे स्कॉलर है, 40% यानी कि 2/5। ठीक है, एक्स बाई ई, एक्स बाई ई का मतलब हुआ कि जो हॉस्टलर है और जो ए ग्रेड आया जिनका, तो वो 30% है, आपके स्टेटमेंट में देख सकते हैं 30% ऐसे है जो हॉस्टलर है और फर्स्ट ग्रेड ले लेते हैं, तो 30% है 3/10। इस तरह से जो डे स्कॉलर है जो फर्स्ट ग्रेड लेते हैं, दैट इज एक्स का ना फर्स्ट ग्रेड आना है, ए ग्रेड आना है, तो 20% है 20/100 यानी कि 1/5। अब हमें ये फाइंड करना था कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये स्टूडेंट जो है वो हॉस्टलर था, और ये हमें गिवन है कि वो उसका ए ग्रेड आया है। तो जो चीज़ गिवन है दैट इज़ नीचे आती है, एक्स हमेशा ही एक्स नीचे आएगा, पता ही आपको, ऊपर आएगा कि वो हॉस्टलर है, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्स हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला आपका बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे करना है। तो पहले ई को सिलेक्ट किया होगा और फिर वहाँ से ई को सिलेक्ट करने के बाद एक्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकाली होगी, डिवाइड बाय टोटल, टोटल केस जो था। तो सबकी वैल्यूज़ मैंने आपको वर्बली बता दी है, तो इनकी वैल्यू जब रखते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका 9/13। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू, एक एमसीक्यू टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट है, आंसर करना उसको। ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस, एक स्टूडेंट है या तो उसको आंसर का पता है या फिर वो गैस करता है। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, यानी कि या तो उसको आंसर का पता है या वो तुक्का मारेगा, गैस करेगा। ठीक है, और आपको क्या कहा है आगे देखिएगा, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ठीक है, 3/4 ऐसी प्रोबेबिलिटी उसको आंसर का पता है। ठीक है, एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज। ठीक है, उसके पास दो ही ऑप्शन थे, गैस, या तो गैस करेगा या उसको पता है। उसको पता है इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और जिसको गैस करना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। Assuming that a student who guesses at answer will be correct with probability 1/4। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जिसने क्या किया, गैस किया, गैस करने के बाद उसका आंसर क्या निकला, सही पाया। ठीक है, गैस करने के बाद गैस हो चुका मतलब नीचे आ जाएगा गैस का केस, जो भी हम ए बी जो भी लेंगे वो नीचे लिखा जाएगा, और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी, गैस करने पे करेक्ट होने की 1/4। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब जो चीज़ गिवन है हमें पता ही है, वो एक्स लेते हैं, तो गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, तो एक्स जो इवेंट है वो हम क्या लेंगे कि उसका आंसर करेक्ट है। तो देखिए कैसे लिखता है, दैट इज द ई एंड एफ बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर एंड ही गेसेस द रिस्पेक्टिवली, ही गेसेस द आंसर रिस्पेक्टिवली। और एक्स जो है इवेंट है दैट हिज आंसर इज करेक्ट, जो कॉमन है दोनों में से वो क्या है, करेक्ट होना, आंसर करेक्ट होना, ये दोनों में कॉमन है, चाहे वो आंसर का पता हो चाहे वो गैस किया हो। तो ये तो मेंशन है पहले से ही कि इसकी सही, उसको आंसर का पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और जो उसने गैस किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी दिया है कि उसने अगर गैस किया और उसका आंसर सही निकले, देखिए गैस किया, हो चुका, गैस हो चुका, यानी कि एफ हो चुका, नीचे आ जाएगा। और इस बात का कि उसका एक्स की प्रोबेबिलिटी का मतलब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर इज करेक्ट, एक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, आंसर सही होने को। तो एक्स की प्रोबेबिलिटी अगर सही होने की है आंसर की, जब उसने गैस किया तो 1/4 है। अब देखिए ये चीज़ हमने अपने आप से लिखी है, x/e, ये 1 आ गया है, इसकी वैल्यू मेंशन नहीं थी बट हमने अपने आप से निकालनी है, तो 1 आएगी। कैसे आई देखिए ज़रा समझिए, देखिए ई किसको कहा है मैंने कि उसको आंसर का पता है, तो ई तो हो चुका मतलब उसको आंसर का पता है। अगर वो पेपर में बैठा है उसको आंसर का पता है, तो उसका एक्स का मतलब है करेक्ट होना, उसको आंसर का पता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल क्या होगी, 100%। क्यों, उसका आंसर का पता है। ई किसको कहा है, आंसर का पता है, इसको कहा है।
तो आंसर का पता है और एक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब उसका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आंसर जब पता ही है उसको और आंसर सही होगा या गलत होगा तो उसकी करेक्ट होगा या नहीं होगा, करेक्ट होगा, 100% होगा। और 100% मतलब 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 1 पूरा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चारों की प्रोबेबिलिटी। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने हमने देख लिया कि हमारा आंसर करेक्ट आया है, दैट इज़ एक्स हमें गिवन है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ही नोज़ द आंसर, उसको आंसर का पता है, दैट इज़ ई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। वही सेम बेस थ्योरम का पीछे फॉर्मूला बता दिया था, वही लगाना है, कैलकुलेशन पार्ट करना है आपको, और आंसर विल बी 12/13। 4 वैल्यू चाहिएगी, 4 वैल्यू आपके सामने है, पुट करनी है इसमें, और आंसर विल बी 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज़। ठीक है, एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो एक किसी भी बीमारी को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए 99% इफेक्टिव है। 99% इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि 1% चांस है कि वो डिटेक्ट ना कर पाए उस बीमारी को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, ठीक है, व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट, यानी कि सच्ची में उसको है, तो 99% इफेक्टिव है कि अगर मान लीजिए किसी को बीमारी है, कोई भी एक सर्टेन डिजीज़, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उसको बीमारी है तो उसकी वो डिटेक्ट करने की जो ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट होगी उस टेस्ट से, उसकी प्रोबेबिलिटी है 99%। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट है ना हमारा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ी एरर है। क्या एरर है कि वो क्या है, फॉल्स रिजल्ट दिखा देता है, गलत रिपोर्ट दिखा देता है। गलत मतलब अगर एक हेल्दी पर्सन जाता है, एक अट्ठा कट्टा मतलब कोई बीमारी नहीं है, अगर उसका अगर टेस्ट करवाएं, अगर वही वाला, तो उसमें एक प्रॉब्लम है इस टेस्ट की कि वो उसकी 0.5% चांस है कि एक अच्छे खासे आदमी को भी वो बीमार दिखा देगा, शो करेगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव दिखाएगा उस बीमारी में। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर, इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, यानी कि 0.1% जो पॉपुलेशन है उसको सच्ची में ये डिजीज़ है। ठीक है, इनको डिजीज़ कितने हैं, 0.1% को डिजीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज़, पर्सन हैज़ द डिजीज़, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट हिज टेस्ट इज़ पॉजिटिव। जो चीज़ गिवन होती है, मैंने बताया था, वो एक्स होती है, तो ये एक्स तो क्लियर हो रहा होगा कि टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव को एक्स लेना है। शुरू करते हैं। ई एंड एफ इवेंट लेके चलते हैं। द पर्सन हैज़ ए डिजीज़ एंड नो डिजीज़ रिस्पेक्टिवली। ई तो है डिजीज़ होने की और एफ है डिजीज़ नहीं होने की इवेंट, और एक्स जो इवेंट है जो कॉमन होती है, दैट इज़ रिजल्ट इज़ रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसको डिजीज़ है, डिजीज़ कितने लोगों को है, 0.1% को है। देख सकते हैं आपके स्टेटमेंट में, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए अपनी स्टेटमेंट में, तो 0.1% है, तो 0.1% मतलब 0.1/100 यानी कि 0.001। ठीक है, पी एफ क्या हो जाएगा फिर, ये तो देखिए, इनको इतने लोगों को जो डिजीज़ है, इतने परसेंट को, इसका मतलब 1 में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो वो लोग बच जाएंगे जिनको डिजीज़ नहीं है, जो हेल्दी है। ठीक है, जो अच्छे सही हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो है, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, तो ये बचेंगे वो सारे जिनके वो डिजीज़ नहीं है। अब एक्स बाई ई की प्रोबेबिलिटी कैसे आई, मतलब ई क्या है यहाँ पर, उसको डिजीज़ है, और एक्स का मतलब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट लाइन में छुपा हुआ इसका आंसर 99% है कि उसको एक्चुअली में डिजीज़ थी। ठीक है, डिजीज़ थी और उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो वो है 99%। स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए अपनी स्टेटमेंट में, तो 99% है, 99/100.99। ठीक है, एक्स बाई एफ का मतलब है कि वो एक्चुअली में हेल्दी है, मतलब ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, एफ का मतलब बीमारी नहीं है, ई का मतलब था बीमारी है वो पर्टिकुलर, और एफ में मतलब बीमारी नहीं है, और एक्स रिजल्ट का मतलब पॉजिटिव आया है। तो कितने परसेंट था कि वो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाएगा अच्छे खासे को भी, वो है 0.5%। सेकेंड लाइन को देख सकते हैं, 0.5% था। ठीक है, 0.5/100 यानी कि 0.005। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हमारी रिजल्ट आई पॉजिटिव, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, यानी कि सच्चे में उसको बीमारी है। तो ई हमें फाइंड करना है, एक्स हमें पता है पहले से, तो ई बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यूज़ आपको चारों वैल्यू मैंने बता दी है, इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, रिजल्ट विल बी 22/133। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, वन
इज़ ए टू हेडेड क्वाइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, यानी कि टू हेडेड क्वाइन वो होता है जिसमें कुछ फॉल्ट होता है। फॉल्ट का मतलब ये होता है जिसके दोनों साइड हेड होता है, ठीक है। और उसके बाद है अनदर इज ए बाइस्ड क्वाइन। बाइस्ड क्वाइन कौन सा होता है? जो थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट होता है उसके अंदर। कैसा डिफेक्ट? कि उसकी किसी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट केसेस में यही होती है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे नॉर्मल जो क्वाइन होता है जो आपके पास यूज़ करते हैं हम क्वाइन, उस सिक्के के 50-50% होता है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बट जो बाइस्ड क्वाइन है उसकी खासियत यही है कि उसमें हेड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है टेल से, ठीक है। ध्यान रखिए, कम ज़्यादा का केस होता है इसमें, ठीक है। और अनबाइस्ड मैं फिर से बता रहा हूँ, अनबाइस्ड का मतलब होता है जिसमें नॉर्मल क्वाइन है जिसका मतलब 50-50% है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो एक बाइस्ड क्वाइन है, उसका तो 75% होगा कि वो हेड आएगा। 75 मतलब 3/4 कह सकते हो। 75% को 3/4 75/100 करेंगे तो 3/4 ही आएगा, ठीक है। 3/4% हो गया कि हेड आने का। वन ऑफ द थ्री क्वाइन इज चूजन एट रैंडम एंड टोस्ट। क्या किया? उन तीनों में से एक आपको क्वाइन चूज करना है और उसको टॉस करना है। इट शोज हेड्स, यानी कि उसका हेड आता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए टू हेडेड क्वाइन? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के वो टू हेडेड क्वाइन था, आपका हेड आ चुका है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ हेड आना, ये कॉमन है। तो मैंने इस देखिए क्या है, 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए सामने है। ई एफ जी बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए टू हेडेड क्वाइन, ए बाइस्ड क्वाइन एंड अनबाइस्ड क्वाइन रिस्पेक्टिवली, यानी कि ई जो है वो टू हेडेड क्वाइन के लिए है, एफ जो है वो बाइस्ड क्वाइन के लिए है, और जो जी है वो अनबाइस्ड क्वाइन यानी कि नॉर्मल क्वाइन जो होता है उसके लिए है। और एक्स जो है वो तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है कि इस क्वाइन का हेड आना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ कॉमन। तो एक्स डिनोट्स दैट द क्वाइन शोज हेड। तो सबसे पहले पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ, पी ऑफ जी तीनों की वैल्यू आएगी 1/3। क्यों? क्योंकि तीनों बराबर बराबर चांस है होने के कि मैं इनमें से तीन में से किसी एक को छाड़ सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों में से किसी एक को छाड़ सकते हैं हम, तो पी ई, पी एफ, पी जी जो है तीनों की वैल्यू इक्वल टू 1/3 आएगी। अब एक्स बाई ई, एक्स बाई ई का मतलब ये हुआ, ई किसको लिया है मैंने? टू हेडेड क्वाइन। और एक्स ई जो है मेरा टू हेडेड क्वाइन के लिए था, और एक्स जो है वो किसके लिए है? हेड आने के लिए। अब जो टू हेडेड क्वाइन है जिसके दोनों साइड हेड है तो उसका हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है। क्यों है 100%? क्यों? क्योंकि दोनों साइड हेड है, आप उछालिए, टेल तो आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों साइड टू हेडेड, नाम ही इसका टू हेडेड है तो दोनों साइड हेड ही है इसकी, ठीक है। तो 100% होगा कि हेड ही आएगा, यानी कि 1 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। एक्स बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई एफ क्या आएगा? 75%, क्योंकि बाइस्ड क्वाइन की बात की जा रही है। एफ जो है बाइस्ड क्वाइन, ऊपर देख सकते हैं। तो 75% यानी कि 3/4। फिर है एक्स बाई जी, एक्स बाई जी का मतलब है, जी का मतलब है अनबाइस्ड क्वाइन यानी कि नॉर्मल क्वाइन। नॉर्मल क्वाइन में हम किसकी बात करें? हेड आने की। नॉर्मल क्वाइन में एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो ये आएगी 1/2, क्योंकि नॉर्मल क्वाइन में 1/2 होती है हेड और टेल की। तो यूजिंग बेस थ्योरम आपको पी ऑफ ई बाई एक्स फाइंड करना था। ई बाई एक्स का मतलब ये हुआ, समझ गए होंगे, हेड आया और किससे आया? टू हेडेड क्वाइन से आया। तो ई बाई एक्स फाइंड करना है। वैल्यूज़ आपकी सारी वैल्यू जो मैंने चाहिए थी आपको वो सारी बता दी है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ रख देनी है, और वैल्यू रखने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए स्टेट आपके सामने आंसर है, मैं इसके साथ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली, यानी कि स्कूटर ड्राइवर के लिए मतलब ये है कि उसने इंश्योरेंस करवाया और उसका एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.01, जो कार ड्राइवर है उसके लिए है 0.03 और जो ट्रक ड्राइवर उसके लिए 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर? इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर था। अब मैंने पहले बता चुका हूँ, कॉमन जो है तीनों में वो क्या है? एक्सीडेंट होने वाला। तो एक्सीडेंट जो है उसको एक्स ले लेंगे, तो एक्स डिनोट्स द इवेंट दैट द पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्स बोल दिया। और ई एफ जी आपको पता होगा जरूर, ई एफ जी क्या है? ई एफ जी है कि ड्राइवर जो है वो स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर है। तो स्कूटर के लिए ई, कार के लिए एफ और ट्रक ड्राइवर के लिए जी। तो पी ऑफ ई क्या होगा? वो टोटल हो गए 12,000, उनमें से जो स्कूटर वाले हैं वो कितने हैं? 2,000 थे। तो 2,000 आउट ऑफ 12,000 तो 1/6। इसी तरह से कार ड्राइवर है वो 4,000 थे, आउट ऑफ 12,000 4/12 यानी कि 1/3। ट्रक ड्राइवर जो है वो 6,000 थे, 6,000/2 12,000 यानी कि 1/2।
अब बात आती है एक्स बाई ई का मतलब ये हुआ, ई का मतलब होगा स्कूटर ड्राइवर एंड एक्स का मतलब उसका एक्सीडेंट हो जाए, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी इज़ 0.01। अगर वो कार ड्राइवर उसका एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03, और अगर वो ट्रक ड्राइवर उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.15। अब हमें फाइंड करना था इसकी प्रोबेबिलिटी कि जो उसको एक्सीडेंट हो गया है, ये हो चुका है, दैट इज़ एक्स हो चुका है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ ए स्कूटर ड्राइवर, और स्कूटर ड्राइवर के लिए हमने ई लिया है, तो आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स में ई बाई एक्स। ठीक है, तो ई बाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हमने देख ली है पहले से, तो ई बाई एक्स ये जो है हमें निकालना है, तो वैल्यूज़ रख दी है। वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन्स ए एंड बी, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट द मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम आउटपुट, ठीक है, एंड मशीन बी प्रोड्यूस्ड 40% ऑफ द आइटम। यानी कि क्या हुआ, 2 मशीन है एक फैक्ट्री में, ए मशीन जो है वो 60% प्रोडक्ट निकालती है, टोटल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन जो होता है उसका, और जो दूसरी मशीन है वो 40% प्रोडक्शन वो करती है। ठीक है, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। यानी कि 2% जो आइटम जो बनाई है मशीन ए ने वो डिफेक्टिव है, और जो सेकंड मशीन उसका 1% जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि देखिए ज़रा, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू ए स्टॉक पाइल, यानी कि इकट्ठा एक स्टोर रूम में रख दिया, एंड देन वन आइटम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द दिस एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमें अब फिर वही बात है, हमें पता लग चुका है कि डिफेक्टिव है, यानी कि वो हो चुका है मतलब उसको हम कहेंगे एक्स। ठीक है, एक्स कहेंगे कि वो आइटम डिफेक्टिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, इस प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ये हमारा आइटम है वो बी मशीन से प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। 8th क्वेश्चन देखिए, ई एंड एफ हमने इवेंट ले लिए, आइटम वर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ई मशीन से आया उसकी ई है, ये इवेंट है जो ए मशीन से आई, और एफ इवेंट जो है वो बी मशीन से आने की प्रोडक्शन उससे हुई है, मतलब है ना। और एक्स जो है वो क्या है कि प्रोडक्ट वाज डिफेक्टिव। तो पी ऑफ ई क्या है 60%, यानी कि फर्स्ट जो मशीन है उसमें ये 50-50 नहीं कहा है कि भाई दोनों से बराबर प्रोडक्शन हो रही है। ए मशीन से 60% प्रोडक्शन हो रही है 60/100 यानी कि 3/5, और बी मशीन से 40% प्रोडक्शन हो रही है यानी कि 2/5। अब कह रहे हैं एक्स बाई ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए ई का मतलब क्या था, मशीन ए, और एक्स का मतलब डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ ऊपर, तो इसको देख सकते हैं। डिफेक्टिव आइटम किसके, मशीन ए के, कितने हैं 2%। 2% का मतलब 2/100, और जो सेकंड मशीन बी है उससे जो डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1% थी, यानी कि 1/100। तो हमें फाइंड करना था कि इस चीज़ की, हमें पता है कि ये डिफेक्टिव आइटम है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी इसकी कि वो सेकंड मशीन से आया है, यानी कि f/x निकालना है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो ऊपर आएगा, और नीचे टोटल केस आएंगे। तो टोटल केस हमने देख लिए हैं, तो आपका सिंपल जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1/4। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक गर्ल है वो डाई थ्रो करती है। इफ़ सी गेट्स ए 5 और 6, यानी कि उसके अगर 5 और 6 आते हैं, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, अगर 5 और 6 आते हैं तो उसने कॉइन को 3 बार उछालना है। और अगर उसके पास द नंबर, इफ़ शी गेट्स 1 2 3 4, अगर वो 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो सी टॉसेस ए कॉइन वंस, यानी कि 5 और 6 आता है तो 3 टाइम कॉइन को टॉस करेगी, और अगर 1 2 3 4 में से कुछ आता है तो वो एक बार कॉइन को टॉस करेगी। एंड नोट्स वेदर इट इज़ हेड और टेल इज़ ऑब्टेन्ड, यानी कि ये देखेगी कि उसके हेड आया है या टेल आया है, या हेड आए हैं या टेल आए हैं, क्योंकि 3 बार भी है इसमें, एक बार भी है। इफ़ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर मान लीजिए उसकी टोटल 1 हेड आया, एग्जैक्टली 1 हेड, चाहे वो 1 कॉइन की बात करें चाहे वो 3 कॉइन्स वाले केस की बात करें, टोटल 1 हेड होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने 1 2 3 4 आया था। ठीक है, 1 2 3 4 उसने आया था पहली बार में विद द डाई। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ई एंड एफ जो है आपके इवेंट ले ली है हमने, कि क्या ले लिया कि शी गोट 1 2 3 4 को ई ले लिया मैंने, और 5 और 6 को एफ ले लिया रिस्पेक्टिवली ऑन द थ्रोइंग ए डाई। एक्स जो है वो कॉमन है, दैट इज़ एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, वो आपको पता है, तो वो एक्स ले लिया। तो पी ऑफ ई क्या है, 1 2 3 4 के केस को लिया तो सिंपल 4/6 हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 2 3 4 4 केस हो गए ना, 4/6 आउट ऑफ 6 2/3, और इसी तरह से बच गए 2, यानी कि 5 और 6 यानी कि 2 केस है, आउट ऑफ 6 1/3। एक्स बाई ई का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आया, कौन से केस में, एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक्स का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आया, कौन से केस में, 1 2 3 4 के केस में। अब 1 2 3 4 जब हमारा आता है तो हमें बताया गया था कि ये एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया है, कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए एक्स का हेड, और ये क्या है 1 2 3 4 आने के बाद।
तो 1 2 3 4 के बाद कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया है, तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा हेड की प्रोबेबिलिटी। फिर है x/f, x/f हो जाएगा 3/8। अब ये 3/8 कैसे आया भाई? इसलिए आया क्योंकि f का मतलब यहाँ पे था 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 आने को f कहा था। तो 5 और 6 अगर आता है तो कॉइन को 3 बार टॉस करना था, और कॉइन को अगर 3 बार टॉस करते हैं तो हमने ये देखना है कि एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ हेड है वो एग्जैक्टली वंस कितनी बार आए हैं, एक बार ही आए हैं। तो हम देखेंगे 3 केस ऐसे हैं, HTT, THT और TTH। 3 केस ऐसे हैं जिनमें एक ही हेड आया है, दैट इज़ 3 आउट ऑफ 8। टोटल 8 केस बनते हैं 3 कॉइन में, इसलिए तो ये आपको बताना था कि ये हमारा एक ही हेड आया है, और हमें बताना है कि 1 2 3 4 हमारा पहले बार में आया था डाई पे। तो E/X निकालना है, वही सेम हर बार कितने हैं वही सेम वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यू रखने और सारी वैल्यू मैंने बता दी कैसे आई है, कैलकुलेशन पार्ट है, 8/11 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, ए कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ कार्ड्स ऑफ द पैक। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। आपको देखिए स्टेटमेंट समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास एक कार्ड गुम हो गया, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पहले गुम हो गया। अब उन बचे हुए कार्ड में से हमें 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है, बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं। तो हमें ये बताना है कि, और हमने जो 2 कार्ड निकालने हैं वो हमें क्या मिल गए, बोथ डायमंड, फाउंड टू बी बोथ डायमंड। मतलब ये चीज़ दोनों केस में, यानी कि जो पहला कार्ड गुम हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि हमें उसके बाद क्या है कि दोनों कार्ड जो निकले हैं बाद में, उसके बाद लॉस होने के बाद यानी कि 51 में से जो आएंगे वो दोनों ही डायमंड होने चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। यानी कि हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमें पहले हमारा गुम हुआ था कार्ड वो भी डायमंड ही था, ठीक है। तो ज़रा समझिए इस बात को। तो ई और एफ मैंने ले लिया है इवेंट ऑफ चूजिंग ए डायमंड कार्ड, यानी कि जो आप ये कह सकते हैं चूजिंग का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि लॉस्ट होने वाली बात कह रहे हैं। तो इवेंट ऑफ लॉसिंग ए डायमंड कार्ड भी कर सकते हैं एंड नॉन डायमंड कार्ड। समझ गए क्या? स्टार्टिंग में जो कहा है कि एक कार्ड गुम हो गया तो वो ई तो ले रहे हैं कि डायमंड का कार्ड गुम हुआ है, और एफ़ जो है वो ले रहे हैं कि नॉन डायमंड यानी कि डायमंड के अलावा जो कार्ड है उनमें से कोई गुम हुआ है। लेकिन एक्स तो कॉमन होता है, मैं आपको हर बार करवाया, लास्ट क्वेश्चन की हम चल रहे हैं वैसे भी, तो ये हम कर चुके हैं। तो बार बार ये जो एक्स होता है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ दोनों के दोनों कार्ड कैसे हैं, डायमंड है, इसको हमने एक्स नोट कर दिया। तो सबसे पहले पी ऑफ ई क्या होगा, डायमंड कार्ड लॉस्ट होने की, और डायमंड कार्ड टोटल 13 थे, तो 13 ऑप्शन हैं आउट ऑफ 52, 1/4। पी ऑफ एफ हो जाएगा नॉन डायमंड। अब डायमंड कितने ऐसे कार्ड है जो डायमंड नहीं है, तो 13 तो डायमंड है, इसका मतलब 52 में से कितने रह गए, 39 रह गए, ठीक है। 39 आउट ऑफ 52 यानी कि 3/4। तो नॉन डायमंड जो कार्ड लॉस्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है एक कार्ड जो स्टार्टिंग वाला वो है 3/4। फिर है x/e। x/e का मतलब है कि जो फर्स्ट हमारा एक जो कार्ड गुम हुआ वो कैसा था, डायमंड था, और हमें अब x चाहिए, x की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। x क्या है, 2 कार्ड जो हमने निकाले हैं वो दोनों डायमंड है। तो डायमंड, अब जो एक कार्ड हमारा लॉस हो चुका मतलब एक कार्ड हमारा डायमंड का गुम हो चुका, निकल चुका, तो अब हमारे पास डायमंड कितने रह गए, 13 में से 12 रह गए, ठीक है ना। 12 में से कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, 12 में से 2 निकालने हैं, और नीचे जो टोटल होंगे वो कितने होंगे, 51, क्योंकि एक कार्ड लॉस हो चुका, फिर से बता रहा हूँ, तो 51 रह जाएंगे और उसमें से 2 निकालने हैं। तो 12c2 अपॉन 51c2, यानी कि 12c2 को करते हैं 12 × 11 अपॉन 2 × 1, ठीक है। ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 11th वाले वीडियो मिल जाएगा आपको इसका लॉजिक। और 51c2 को लिख लेंगे 51 × 50 अपॉन 2 × 1। इसको सोल्व करते हैं तो 22/425। x/f करते हैं तो फिर वही, जैसे ये कौन सा केस है, जब आपका कार्ड जो पहले वाला गुम हुआ है f वो कैसा है, जो डायमंड नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें x की प्रोबेबिलिटी इसमें निकाली जा रही है, जैसे इसमें x की थी इसमें भी x है, कॉमन है। तो x क्या है, दोनों कार्ड डायमंड होने चाहिए, अब जो निकाल रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब डायमंड कार्ड यहाँ पे तो 12 रह गए थे क्योंकि एक पहले गुम हो चुका था, इसलिए 12 रह गए थे। यहाँ पे 13 के 13 आपके पास मौजूद हैं, क्यों, जो कार्ड जो पहले लॉस हुआ वो जो था आपका वो डायमंड नहीं था, इसका मतलब डायमंड ऐसे कैसे हैं। तो 13c2 अपॉन 51c2, क्योंकि टोटल कार्ड तो 51 ही रहेंगे, एक तो गुम हो चुका इसलिए। तो इसको सोल्व करते हैं तो आएगा 26/425। तो पी ऑफ e/x हमें फाइंड करना है, तो आपकी वैल्यूज़ रख देनी है, तो ये हो जाएगा 11/50। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 जो है वो क्या है, PE दे रखा है आपको 4/5। क्या है केस, ये थोड़ी स्टेटमेंट है।
प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज़ 4/5। ए क्वाइन इज टॉस्ड, यानी कि उसको सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5, यानी कि 1/5 केस जो है वो उसके झूठ बोलने का भी है। यानी कि 5 में से 5 जगह अगर वो बात करे तो वो 4 जगह सच बोलता है, एक जगह झूठ बोलता है, ठीक है। तो क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन उसने टॉस किया। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, उसने कहा कि मेरा तो हेड आया भाई, ठीक है। वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्चुअली ही हैज़ हेड, यानी कि उसका सच्ची में ही हेड आया है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ई और एफ हमने ले लिया कि ट्रूथ और फॉल्स के लिए। एक्स नोट हेड अपीयर्स, तो अगर उसका हेड आया है और वो सच बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो x/e होगा, दैट इज़ 1/2। और अगर झूठ बोल रहा है तो भी 1/2 आएगा, क्योंकि चाहे हेड आए या हेड ना आए, दोनों की 1/2 ही होती है। तो e/x हमें फाइंड करना है, क्योंकि x जो है वो हेड आने को बोल रहे हैं और वो सच्ची में हेड आया, यानी कि सच बोल रहा है, यानी कि e की प्रोबेबिलिटी, हमें e का मतलब सच बोलने को बोल रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। e/x निकाला है, तो वैल्यूज़ आपको रख देनी है। 4/5 ये रहा और 1/5 ये रहा, तो इनकी चारों की 1 2 3 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं इसमें, तो इस फॉर्मूले में तो आपको रखना है 4/5 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सा सही है, ठीक है। शुरू करते हैं। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है भाई, तो इसका मतलब, और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं है, यानी कि 0 से बड़ा है, और हमें पता है 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से तो छोटा ही रहेगा, इक्वल भी हो सकता है 1 के, ठीक है ना, 1 से लेस और इक्वल टू होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, चेक करें तो पी ऑफ ए बाई बी, यानी कि पी ऑफ बी बाई पी ऑफ ए कहा है, तो क्या ऐसा है, तो हम चेक करते हैं पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होती है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए, क्यों, ए बी का सबसेट है, यानी कि ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, सबसेट का मतलब ये होता है। तो जो इंटरसेक्शन की बात करें तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, क्यों, क्योंकि ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, इसमें अगर 1 2 है तो इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है ना, इससे बड़ा ही है ये बी, तो इसमें जो कॉमन आएंगे वो 1 2 आएंगे, तो यानी कि ए सेट वाले आएंगे, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए आ जाएगा, अपॉन में पी बी है, तो पी ए अपॉन पी बी आएगा, ना कि पी बी बाई पी ए, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट को चेक करें तो ये हमें दे रखा है कि पी ए बाई बी इज़ लेस देन पी बाई ए, तो पी बाई पी बी हमें पता है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 0 से तो इक्वल है नहीं, तो 1 से तो लेस ही मिलेगा इक्वल टू, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, अब देखिए 1 बाई पी बी करें तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको अगर दोनों साइड पी ए से मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए बाई पी बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ठीक है। अब हमें देखिए पी ऑफ ए बाई बी अभी अभी हमने निकाला है, पी ए बाई पी बी है, ठीक है, ये देख सकते हैं, और पी ए बाई पी बी जो है वो बड़ा है किससे, पी ए से, तो पी ऑफ ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, लेकिन ये क्या कह रहा था, लेस देन कह रहा था, तो ये फॉल्स है, ये भी गलत माना जाएगा है। यहाँ पर जो सी जो ऑप्शन है वो सही है, देख सकते हैं, अभी अभी प्रूव किया है बी पार्ट में मैंने पीछे, तो ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है प्रूव्ड अर्लियर लिख दिया है मैंने, ताकि आपको देख सके कि पीछे हमने किया है, और डी है नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर करेक्ट जो है वो है सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।